हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू जड़िया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हम क्लास 12 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 को। तो हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 कंसेप्ट ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की अवधारणा। फ्रेंड्स, इसके पहले भाग बेसिक इंट्रोडक्शन को देखने के लिए आप आई बटन को प्रेस करें और कंटिन्यू। तो हम पढ़ रहे हैं मांग की अवधारणा। तो सबसे पहला है इसमें मांग। आखिर मांग क्या होती है? तो किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। किसी उपभोक्ता द्वारा किसी समय पर किसी कीमत पर अपने उपभोग के लिए जिस वस्तु को मांगता है, और वो जो मांगी जाने वाली जो मात्रा है, वह मांगी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। फिर उसके बाद है मांग के तत्व। बेसिक 3 तत्व बताए गए हैं मांग के। उसमें पहला है कि इच्छा, यानी कि किसी वस्तु को मांगने की सबसे पहले क्या होनी चाहिए? इच्छा, कि आप उसको यूज करना चाहते हैं, उसका उपभोग करना चाहते हैं, आपकी इच्छा होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा है इसका तत्व की साधन। साधन यानी कि आपकी इनकम का सोर्स, आपका पैसा। आप किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और आपके पास उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन भी उपलब्ध है। और तीसरा कि आप उस साधन को त्यागने की तत्परता भी रखते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है तो वह कभी मांग हो ही नहीं सकती। देखो, अगर आपकी उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है लेकिन आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है तो भी वह मांग नहीं हो सकती। अब आपके पास इच्छा भी है, पर्याप्त साधन भी है, लेकिन आप उसे खर्च नहीं करना चाहते तो भी वह क्या? मांग नहीं होगी। अगर ये तीनों बातें एक साथ हो तो वो क्या कहलाएगी? मांग। यानी कि आप किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, आपके पास उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन भी उपलब्ध है, और आप उस साधन को क्या करने, त्यागने की तत्परता भी रखते हैं। फ्रेंड्स, मांग का जो संबंध होता है वो किसके साथ होता है? कीमत के साथ। अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग क्या हो जाती है? कम। और अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है वह है बाजार मांग। देखो, किसी भी कीमत पर कोई व्यक्ति, उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदता है तो वह क्या कहलाता है? उस उपभोक्ता की मांग। इस तरह यदि सभी उपभोक्ताओं की मांगों को क्या कर लिया जाता है? योग कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वह कहलाती है बाजार मांग। किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। यानी कि सभी उपभोक्ताओं द्वारा जो वस्तु उपभोग की जाएगी, जो मांगी जाएगी, उन सभी का योग क्या कहलाएगा? बाजार मांग। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, मांग अनुसूची। अब मांग अनुसूची से मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक वस्तु की अगर रेट अलग 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 हो, यानी कि उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, तो उन परिवर्तित कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा क्या क्या होगी। यानी किसी वस्तु की कीमत यदि 50 रुपए किलो है, 40 रुपए है, 30 रुपए किलो है, तो उस मूल्य पर उस वस्तु की कितनी मात्रा उपभोग में लाई जाएगी या मांगी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर यदि यह एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता के लिए होगी तो यह कहलाएगी व्यक्तिक मांग सूची। यानी एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को क्या कहते हैं? व्यक्तिक मांग अनुसूची। और अगर ये सभी कुल उपभोक्ताओं का योग हो, किन्हीं कीमतों में परिवर्तन पर कुल उपभोग में की जाने वाली वस्तुओं या मांगी जाने वाली मात्राओं में जो परिवर्तन होगा, उसकी जो लिस्ट होगी, जो अनुसूची होगी, वह क्या कहलाती है? बाजार मांग अनुसूची। फ्रेंड्स, अगला जो कंसेप्ट है वह है मांग वक्र। यानी कि जो मांग अनुसूची बनाई जाती है, उस मांग अनुसूची को ग्राफ पेपर पर डायग्राम के रूप में शो करना क्या कहलाता है? मांग वक्र कहलाता है। मांग अनुसूची के आधार पर बनाया गया वक्र जो विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध बताता है। यानी कि आपकी जो मांग अनुसूची बनाई थी आपने, कि विभिन्न विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता कितनी कितनी वस्तुओं का क्या करेगा? उपभोग करेगा, क्रय करेगा। उसको जब अपन ग्राफ पेपर पे एज ए डायग्राम के रूप में शो करते हैं तो वह कहलाता है मांग वक्र। और यदि व्यक्तिक मांग अनुसूची का वक्र बनाया जाएगा तो वह कहलाएगा व्यक्तिक मांग वक्र। और अगर बाजार मांग अनुसूची का वक्र बनाया जाएगा तो वह कहलाएगा
बाजार मांग वक्र। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है मांग के निर्धारक तत्व, यानी कि मांग किन किन तत्वों से निर्धारित होती है। अब देखो उसमें पहला पॉइंट है वस्तु की स्वयं की कीमत। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके फलस्वरूप उसकी मांग में क्या होगी, कमी। और यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो फलस्वरूप उसकी मांग में क्या होगी, वृद्धि। फिर अगला पॉइंट है उपभोक्ता की आय। अब देखो यदि मांग के जो बेसिक तत्व है, मूल तत्व है कि आपके पास किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए क्या होने चाहिए, साधन होने चाहिए। तो जब देखो उपभोक्ता की आय एक तरह से साधन है। यदि आपके पास साधन होंगे जब भी तो आप किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहोगे और उसकी मांग करोगे, आपके मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स यदि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि आपकी आय कम है या कम होती है तो आपके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा क्या होगी, कम। फिर अगला पॉइंट है वह है संबंधित वस्तुओं, यानी कि प्रतिस्थापन या पूरक वस्तु की कीमतें। अब देखो अगर आप किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है और उसके स्थान पर किसी प्रतिस्थापन वस्तु को आप यूज करना स्टार्ट कर देते तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम। और इसी तरह से पूरक वस्तुएं, यानी कि किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो उससे संबंधित जो पूरक वस्तुएं होगी उसकी मांग भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे कि अगर कारों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली उसकी मांग कम होगी, और उसकी मांग कम होगी तो क्या हो जाएगी, डीजल की मांग भी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद है उपभोक्ता की पसंद या रुचि। अब ये जो मांग है वह उपभोक्ता की पसंद और रुचि के अनुसार भी क्या होती रहती, बढ़ती या घटती रहती है। फिर उसके बाद देखिए भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा है। यदि आज वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में किसी वस्तु विशेष की कीमतों में वृद्धि होने वाली है तो आज वर्तमान में उस वस्तु विशेष की मांग क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्योंकि उपभोक्ता ये चाहता है कि उस वस्तु पर भविष्य में अधिक खर्च ना किया जाए, तो वर्तमान में उसकी मांग क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स वस्तु की कीमत व उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के साथ संबंध, यानी अन्य बातें स्थिर रहने पर प्रतिलोम सम्मत होता है। यानी कि अगर दूसरे जो पॉइंट से जो मान्यताएं हैं अगर वो बराबर रहे तो उसकी कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के साथ संबंध क्या, प्रतिलोम रहता है। यानी कि अगर कीमत घटती है तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, घटेगी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा व संबंधित वस्तु की कीमत से संबंध, यानी कि जैसे कि पूरक वस्तुएं होती है, यानी कि कोई एक चीज और दूसरी चीज एक दूसरे से संबंधित है। जैसे पेन शाही रैकेट, मतलब बैडमिंटन और उसका रैकेट, बल्ला और टेनिस बॉल, ये एक दूसरे की क्या है, पूरक वस्तुएं हैं। तो इन जो पूरक वस्तुओं का ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है कीमत से। और स्थानापन्न वस्तु, यानी कि किसी एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सके। जैसे कि कॉफी, चाय के स्थान पे आप कॉफी का यूज कर सकते हो और कॉफी की जगह क्या कर सकते हो, चाय का यूज कर सकते हो। तो इनका जो ढाल होता है वह क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद अगला जो बताया है वह है मांग व आय का संबंध। अब देखो यदि उपभोक्ता की आय क्या होती है, बढ़ती है, तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो इनका जो संबंध है वह क्या है, धनात्मक। और ये इसके विपरीत यदि आय घटेगी तो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा क्या होगी, वस्तु की, घटेगी। तो संबंध क्या है, धनात्मक। यानी कि मांग का, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा का और उपभोक्ता की आय का जो संबंध होता है वह क्या होता है, धनात्मक। क्योंकि या तो दोनों एक साथ बढ़ते हैं या दोनों ही एक साथ घटते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है मांग का उपभोक्ता की पसंद से संबंध। देखो अगर किसी वस्तु की कीमत चाहे कितनी ही कम हो जाए लेकिन वह वस्तु उपभोक्ता को पसंद ही नहीं है तो उसका मांग पे प्रभाव पड़ेगा, वह उसे खरीदेगा ही नहीं। और यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाए लेकिन उपभोक्ता को वही वस्तु पसंद है तो वह उसे ही खरीदेगा। तो मांग पर क्या पड़ता है, उपभोक्ता की पसंद का प्रभाव होता है और फिर उस पर यह नियम लागू नहीं होता है उन परिस्थितियों में। फिर उसके बाद है कि भविष्य की प्रत्याशा। अब देखो जब अगर ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु विशेष की क्या होने वाली है, कीमत में वृद्धि होने वाली है, तो वर्तमान में उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ऐसा न्यूज़ चैनल्स में शो होता है कि आज रात
12 बजे के पश्चात पेट्रोल के दामों में 1 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। जब ऐसे न्यूज़ आती है तो क्या होता है कि वर्तमान यानी कि आज के दिन सारे व्यक्ति अपनी टंकी को क्या करवा लेते हैं कि फुल करवा लेते हैं, आज खरीद लेते हैं। इसी तरह से और भी कोई चीज़ें होती हैं जिनपे पहले से ही अगर अपने को पता है कि ये कीमतें बढ़ने वाली, तो उसकी वर्तमान में माँग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या है कि भविष्य में कीमत वृद्धि वर्तमान माँग को बढ़ाएगा। फिर उसके बाद कुछ अन्य कारक हैं माँग के, उसमें पहला है जनसंख्या का आकार एवं संरचना। अब देखो ऑब्वियस बात है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा ही होगी, यानी कि वहाँ पे उपभोक्ता ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, वहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा है, तो उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली या उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली चीज़ों की संख्या अधिक होगी, तो उनके द्वारा जो मांग की जाएगी किसी वस्तु की वह भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह से कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, वहाँ पे लोग ही कम हैं यानी कि उपभोक्ता ही कम है, तो उनके द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आय का वितरण। देखो जो अपनी नेशनल इनकम है, जो अगर उसका वितरण किस तरह से हो रहा है, अगर असमान वितरण है वहाँ पे, तो वहाँ पे विलासिता वाली वस्तुओं की मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये वितरण अगर समान है तो वहाँ पे आवश्यकता वाली चीज़ों की मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है वह है मांग मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन। अब देखो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर दर्शाया जाता है, जबकि अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र ऊपर या नीचे की ओर विवर्तित होता है, जिसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, यानी किसी वस्तु की कीमत माना 40 रुपए किलो है और अगर वह बढ़ के 50 रुपए किलो हो जाती है, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर उस वस्तु की कीमत क्या होती है, 40 से 30 रुपए किलो हो गई, यानी कि कम हो गई, तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मांग वक्र तो या तो ऊपर खिसकेगा या नीचे खिसकेगा, तो इनका जो ये विवर्तन होगा ना, इस स्थिति को कहते हैं कि मांग में परिवर्तन होना, कि आपकी द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है। और ये किसके संबंध से हो रहा है, ये हो रहा है कीमत के संबंध से। कीमत में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप में मांग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है मांग वक्र में विवर्तन, यानी कि मांग वक्र का क्या होना, खिसकना इधर या उधर, यानी कि जब वह दाहिनी और आगे की ओर खिसकेगा तो क्या होगा, या बाईं अथवा नीचे की ओर खिसकेगा तो क्या होगा मांग वक्र में। तो देखो जब किसी वस्तु की कीमत वही है और उपभोक्ता की आय क्या है, बढ़ेगी, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन उपभोक्ता की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। आय में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगी, मांग बढ़ेगी, तो मांग का जो वक्र है वह क्या होगा, दाहिनी ओर आगे की तरफ खिसक जाएगा। इसी तरह से क्या होगी, मतलब किसी वस्तु की कीमत तो वही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उपभोक्ता की आय जो है क्या हो रही, कम हो रही है। तो जब किसी उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, मांग में कमी। तो जब इस मांग में कमी होगी, आय में कमी के, तो मांग वक्र क्या होगा, बाएं तो नीचे की ओर खिसक जाएगा। तो जब मांग वक्र इस तरह से आगे या नीचे खिसकता है तो उसे कहते हैं कि मांग का विवर्तन होना। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स मांग का नियम। अब देखो एक मांग का नियम बताया गया, उसके अनुसार बोल रहे हैं इस नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने या स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मात्रा में क्या आएगी, गिरावट आएगी। अब देखो ये तो सही बात है कि अगर आप किसी वस्तु की कीमत माना कि 50 रुपए किलो है और आप उसको 2 किलो खरीदते हो, ठीक है, तो और अगर उसकी और आप क्या करते हो, 100 रुपए खर्च करते हो उसके लिए, 50 इंटू 2 100 रुपए किलो, और अगर उस वस्तु की कीमत अब क्या हो जाएगी 40 रुपए, तो आप क्या करने लग जाओगे, 2.5 किलो खरीदने लग जाओगे, क्योंकि आपका कुल व्यय तो क्या रह रहा है, समान ही रह रहा है। तो क्या होगा, कीमत में कमी के फलस्वरूप मांग में वृद्धि होती है और कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप मांग में क्या होती है, कमी होती है, यानी कि मांग की मांगी जाने वाली मात्रा में गिरावट आती है। यह है मांग का नियम। नियम की व्युत्पत्ति, सीमांत उपयोगिता, और दूसरा है समसीमांत उपयोगिता। अब देखो सीमांत उपयोगिता नियम कहता है
कि जब मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु की कीमत के बराबर रहती है, यानी कि जो उपयोगिता है, वस्तु की जो उपयोगिता है वह उसके खर्च की गई राशि के बराबर, कीमत के बराबर होती है, तो क्या होता है। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है कीमत से, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी अगर कीमत से कम हो जाती है तो डिमांड में क्या हो जाती है, कमी। तो ये क्या है, सीमांत उपयोगिता नियम, कि भाई अगर मार्जिनल यूटिलिटी कीमत के बराबर रहेगी तो मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जब बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी अगर कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी मांग कम हो जाएगी। फिर इसके बाद है समसीमांत उपयोगिता नियम। अब समसीमांत उपयोगिता नियम किन्हीं दो वस्तुओं के कंपैरिजन में बताया जाता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि किसी एक्स वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता और किसी वाई वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय पी, यानी कि एक्स की उपयोगिता, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय पी, यानी कि पी की उपयोगिता, अगर ये दोनों बराबर है तो मांग क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और जब ये एक्स की मांग ज़्यादा हो जाएगी या एक्स की उपयोगिता अधिक हो जाएगी तो एक्स की प्राइस क्या हो जाएगी, कम। और इसी तरह से अगर वाई की ज़्यादा हो जाएगी तो एक्स की प्राइस में क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो यह है क्या है, समसीमांत उपयोगिता नियम। फिर उसके बाद है कि मांग के नियम के लागू होने के कारण, कि मांग का नियम लागू क्यों होता है। तो इसका है कि हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। फ्रेंड्स, कभी भी जब हम मांग बढ़ती जाएगी तो उसकी जो उपयोगिता है वह क्या है, घटती जाएगी। जब अपने को बहुत अधिक भूख लग रही होती है और अपन शुरुआत में जो एक चीज़ खाते हैं उससे अपने को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर जब उसी इकाई की जब अपन उसी चीज़ की जब दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो अपनी उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे देखो, अपने को फ्रूट्स खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है और अपन ने एक एप्पल खाई, तो जो पहली एप्पल खाई उससे अपनी संतुष्टि, अपनी उपयोगिता अपने को क्या होगी, ज़्यादा प्राप्त होगी। लेकिन जब अपन दूसरी एप्पल को खाएंगे तो वह अपने लिए क्या होगी, हासमान, यानी कि उसकी उपयोगिता में क्या कमी आती जाएगी। तो ये क्या है, हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। फिर उसके बाद है प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी कि एक वस्तु की जगह किसी दूसरी वस्तु का उपलब्ध होना या किसी दूसरी वस्तु का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव हो सकता है। फिर उसके बाद अगला है आय का प्रभाव, यानी देखो किसी वस्तु पसंद है लेकिन उपभोक्ता की आय में ही कमी या वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, मांग का नियम वहाँ पे लागू नहीं होगा। फिर उसके बाद है नए उपभोक्ता एवं पुराने के उपभोग में वृद्धि। देखो, वस्तु की कीमत वही है, उपभोक्ता की आय वही है, लेकिन उस वस्तु को यूज़ करने के लिए उपभोक्ता नए भी जुड़ रहे हैं और जो पुराने उपभोक्ता है उनकी है उपभोग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्या होगा, मांग का नियम लागू हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि कीमत घटने पर अन्य उपयोग। देखो, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग में होती है वृद्धि, और चूंकि कीमत घटने से उसके किए जाने वाले कुल व्यय में भी कमी हो सकती है तो उपभोक्ता समान राशि खर्च करके अधिक वस्तु की प्राप्ति करता है और वह उस अधिक प्राप्त की गई वस्तु को किसी अन्य कार्य में भी क्या कर सकता है, यूज़ करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध का। जैसे जब अगर दूध के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो दूध सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन यदि दूध की कीमतों में अत्यधिक गिरावट आ जाएगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, दूध का अन्य कार्यों में यूज़ करेगा, जैसे कि दही जमा लेना या कोई मिठाई बना लेना। इस तरह से क्या उसके अन्य उपयोग भी यूज़ में लिए जाएंगे। फिर उसके बाद है मांग के नियम के कुछ अपवाद, क्योंकि हर चीज़ का कोई कोई अपवाद होता है, तो मांग के नियम के भी कुछ अपवाद है। उसमें पहला है गिफिन वस्तुएं। देखो, अब गिफिन वस्तुओं का संबंध यहाँ पे क्या घटिया किस्म की वस्तु से लिया जाता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है, क्योंकि सही ये है कि कोई ऐसी स्थितियाँ जब उत्पन्न हो जाती है, जैसे कोई आपातकालीन स्थितियाँ, कोई प्राकृतिक विपदा जब आ जाती है, यानी कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो अपन ने देखी है जैसे कोरोना काल में, कि अपने को किसी चीज़ की ज़रूरत है लेकिन अपन उस चीज़ का यूज़ नहीं करते और अभी अवेलेबल ही वही हो रही है, चाहे उसकी कीमत ज़्यादा है लेकिन फिर भी अपनी डिमांड क्या होगी वहाँ पे
ज़्यादा ही होगी। जैसे अपन किसी मॉल से ही हमेशा सामान खरीद रहे हैं, अपने ग्रोसरी यानी अपने किराना आइटम हमेशा किसी मॉल से खरीदते, लेकिन कोरोना काल में मॉल वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे, तो अपने को अपनी नियर बाई शॉप से ही सब कुछ परचेस करना पड़ा। वहाँ पे जैसा भी मिला, जो भी मिला, जिस भी रेट में मिला, खरीदना पड़ा। तो वो ये जो एग्जाम्पल ले वह क्या है, गिफिन वस्तुएं। और जब ऐसी स्थिति होती है और ऐसी वस्तुएं होती, उन पर क्या होता है, मांग का नियम नहीं लगता है। फिर अगला जो पॉइंट है वह है प्रतिष्ठात्मक वाली वस्तुएं। अब देखो, जिस तरह से कोई ज्वेलरी पहनना, गोल्ड, कोई अंगूठी में डायमंड पहनना, अब इन पे तो चाहे इनके मूल्य में कमी हो या वृद्धि हो, जिसको लेना है उसको लेना ही है, तो उस पर क्या होगा, मांग का नियम लागू नहीं होता है। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। अब जैसे कि किसी वस्तु को अपने को लगता है कि उसकी भविष्य में क्या होगी, कीमत बढ़ जाएगी, और उसकी आज मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जबकि उसका कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो भी क्या हो, उस पर मांग का नियम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद है कि उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं। अब देखो, कोई व्यक्ति जैसे अपनी राय बना लेता है कि हाँ ये चीज़ तो सही है या ये चीज़ गलत है, या फिर ऐसा सोच लेते कि सस्ती वस्तुएं खराब होती है और महंगी चीज़ें ही अच्छी होती है, तो उन पे भी क्या होता है, मांग का नियम नहीं लगेगा, चाहे उनके मूल्य में क्या हो, कमी हो या वृद्धि हो। फिर उसके बाद है कि जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। अब जैसे जो चीज़ कंपलसरी जैसे होता है ना, अपने रोटी कपड़ा मकान, तो जब अनिवार्य वस्तुएं, चाहे उनके मूल्य में वृद्धि हो, लेकिन फिर भी उनकी वस्तु की मांग तो क्या रहेगी ना। अब जैसे अनाज हो गया, गेहूँ, चावल, ये जो चीज़ें होती है, अब ये तो जैसे ज़रूरी है, तो उनकी मांग क्या होगी, अगर उनकी चाहे कीमत बढ़ जाए, लेकिन उनकी मांग तो अपनी हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो ये क्या है, मांग का नियम का अपवाद है, इन पर ये नियम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी आने वाले भागों में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।